हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मेंटेनेंस केस से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां देने वाला हूं जो कि आपको प्रैक्टिकली हर एक केस में काम आएंगी। जैसे कि 144 बीएनएसएस का केस है, डीवी एक्ट का केस है, सेक्शन 24 एचएमए में मेंटेनेंस मांगा हुआ है, या कहीं और भी अगर आपकी पत्नी किसी और एक्ट के अंतर्गत आपसे मेंटेनेंस मांग के चल रही है तो सब जगह आपको ये चीजें काम आएंगी। देखिए दोस्तों, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो कि कोर्ट के अंदर आप कर सकते हैं और आपको जरूर करनी चाहिए अगर आप मेंटेनेंस केस से जूझ रहे हो। देखो दोस्तों, मेंटेनेंस केस की शुरुआत होती है जब आपको समन की तामील होती है, यानी समन की तामील होने पर आपको बोला जाता है कि अगली नियत तिथि पर आप कोर्ट में आइए और आपको कोर्ट में जाना होता है। लेकिन जब तक प्रॉपरली आपको समन ना मिले तब तक आपको नहीं जाना है। समन आपको मिल जाता है, उसके बाद अगर आप जाते हैं तो पहली डेट पे कुछ नहीं होगा। पहली डेट पे जस्ट आपके जो वकील साहब है वो आपकी तरफ से अपीयरेंस लेंगे, ज्यादा से ज्यादा वकालतनामा फाइल करके टाइम ले लेंगे। उसके बाद आपको रिप्लाई फाइल करना होता है। रिप्लाई फाइल करने में भी ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिए कि मुझे अगली डेट पे फाइल करना ही है। रिप्लाई के लिए भी आप 1 डेट, 2 डेट, 3 डेट जहां तक कोर्ट अलाउ करे आप ले सकते हो और बढ़िया रिप्लाई बनाओ। ये जल्दबाजी मत करो कि अगली डेट पे ही मुझे रिप्लाई देना है तो टाइम कम है भले ही, तो जल्दी जल्दी में आप बना रहे हो। अच्छे से रिप्लाई बनाओ। अब जब आपका रिप्लाई बन जाता है उसके बाद आप अपना रिप्लाई सबमिट करेंगे। ये जो रिप्लाई की मैं बात कर रहा हूं ये मेन पिटीशन का रिप्लाई होगा, इसमें इंटरिम पिटीशन का रिप्लाई शामिल नहीं है। अब हो सकता है, और मैक्सिमम केसेज में पत्नी ने इंटरिम की एप्लीकेशन भी लगाई होगी तो पत्नी या उसका वकील कहेंगे कि भाई आप इंटरिम का भी रिप्लाई दीजिए। इंटरिम का रिप्लाई इन्होंने नहीं दिया है। अब आपको उस फाइल में यह चेक करना है कि क्या आपकी पत्नी ने रजनेश नेहा का एफिडेविट यानी एसेट और लायबिलिटी का अपना एफिडेविट दाखिल किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। अगर किया हुआ है और आपको कॉपी नहीं मिली है तो आप बोलिए सर इन्होंने एफिडेविट दाखिल किया, हमें कॉपी नहीं दी। और यह भी चेक कीजिए कि उस एफिडेविट के साथ उन्होंने कुछ एनेक्स्चर लगाए हुए हैं। यदि उन्होंने कुछ एनेक्स्चर लगाए हुए हैं तो उस एनेक्स्चर की भी आपको कॉपी रिसीव करनी है। आप जो कॉपी रिसीव करेंगे उसमें चेक कीजिए कि सारे एनेक्स्चर प्रॉपरली लगे हैं, जैसे ओरिजिनल में लगे हैं कि नहीं। वो कॉपी आप रिसीव कीजिए अगर वहां पर रजनेश नेहा उनका फाइल है। और अगर उनका एसेट्स और लायबिलिटीज का एफिडेविट वहां पर फाइल नहीं है तो आपको कोर्ट को कहना है कि सर इन्होंने इंटरिम की एप्लीकेशन तो लगा दी लेकिन उसके साथ इन्होंने अपना एसेट्स और लायबिलिटी का एफिडेविट तो दिया ही नहीं है, जो कि मैंडेटरी है इस एप्लीकेशन के साथ देना। तो आप इनको कहिए, बाकी हम भी अपना एफिडेविट रेडी करते हैं। अब पहले उसका एफिडेविट आने दीजिए, तब तक आप वेट कीजिए। किसी के भी कहने पे आपको अपना एफिडेविट नहीं देना है। अगली डेट पे आप जाते हैं, कोर्ट आपको कहती है आपने एफिडेविट नहीं दिया, तो आप बोलोगे सर इन्होंने भी नहीं दिया, आपने इनको ऑर्डर किया था और कायदे से पहले इनको ही देना है। रजनीश नेहा का जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें तो साफ लिखा है कि लड़की अपने एप्लीकेशन के साथ में पहले अपना एफिडेविट देगी और उसके बाद अगली डेट जो होगी उस पर लड़का अपना एफिडेविट देगा। उसमें 4 हफ्ते का आई थिंक टाइम लिखा हुआ है। तो आपके पास पूरा पूरा आधार है लीगली कि पहले वो अपना एफिडेविट देगी। अब जब उसका एफिडेविट आ जाता है आप कॉपी रिसीव कर लेते हैं। अब आप देखिए कि उसने प्रॉपर एनेक्स्चर अकॉर्डिंग टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लगाए कि नहीं लगाए। उसने 3 साल की बैंक स्टेटमेंट अटैच करी कि नहीं करी, अपनी सैलरी स्लिप लगाई कि नहीं लगाई, अपने प्रॉपर्टी के कागज लगाए कि नहीं लगाए, अपने एजुकेशन सही बताई कि नहीं बताई। सब चीजों को अच्छे से आप चेक कीजिए। अगर आपको लगता है कि उसने अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए हैं तो अभी भी आपको अपना रजिस्ट्रेशन नहीं देना है। आपको 94 बीएनएसएस का एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करना है और वो विद एफिडेविट कोर्ट में प्रेजेंट करना है कि साहब इसका एफिडेविट कंप्लीट नहीं है, इसमें तो कोई भी एनेक्शन नहीं लगाया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया। आप इसको डिसाइड करें। और कोर्ट फिर भी आपको प्रेस करता है कि आपको अपना एफिडेविट देना है, उसने दे तो दिया, तो ठीक है आप अगली डेट पे दे सकते हैं। लेकिन आप ये कहिए कि इंटरिम डिसाइड करने से पहले मेरा 94 डिसाइड किया जाए, क्योंकि इनका एफिडेविट कंप्लीट ही नहीं है। और दोस्तों, अगर एफिडेविट में भारी खामियां हैं जिनके प्राइमा फेसी प्रूफ आपके पास है तो उसके आधार पे आप सीधा सीधा परजरी की एप्लीकेशन भी इसी स्टेज पर फाइल पत्नी के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन भारी खामियां मींस उसने जो छुपाया उसके प्राइमा फेसी प्रूफ आपके पास हो, जिससे विचारण यानी ट्रायल की जरूरत ना पड़े, आप सीधा सीधा बता सको कि हाँ भाई इसने झूठ बोला है। और अगर ऐसा नहीं है, केवल छोटी मोटी कमियां हैं या आपके पास प्राइमा फेसी प्रूफ नहीं है, तो इस स्टेज पर 340 आपको नहीं लगाना, केवल 94 बीएनएसएस लगाना है। अब 94 बीएनएसएस की पिटीशन जब आप उनको रिसीव कराएंगे तो उसका जवाब देने के लिए आपसे टाइम मांगेंगे। मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है कि जब वो अपना जवाब देते हैं तो उसके साथ में कुछ अटैचमेंट दे देते हैं जो उन्होंने नहीं दिए होते हैं, लेकिन सारे नहीं देते। जब उनका जवाब आ जाए फिर इस पर आर्ग्यूमेंट होगा। आर्ग्यूमेंट के बाद कोर्ट इस पर एक ऑर्डर करता है। अब देखिए, जब कोर्ट ऑर्डर करेगा आप देखिए कि कोर्ट ने कैसा ऑर्डर किया है। अगर आप अभी भी सेटिस्फाई नहीं है, पत्नी की सारी चीजें अभी भी रिकॉर्ड पे नहीं आई है, तो आप इस ऑर्डर को भी हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। अगर ये मामला आपका फैमिली कोर्ट में चल रहा है, और अगर ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है तो आप सेशन कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकते हो। यानी कहानी यही खत्म नहीं हो जाती, आप इसको भी घुमा सकते हो। आप जल्दबाजी करते हो जिसकी वजह से क्या होता है कि इंटरिम तो डिसाइड हो जाता है 6 महीने साल भर में, लेकिन सही से नहीं होता। फिर उसको चैलेंज करने जाते हो,
उससे बेहतर है कि जो प्रक्रिया है या पहले करो, जब उसके सारे रिकॉर्ड्स आ जाएं, 94 बेनिस्टर डिसाइड हो जाए, संतुष्ट हैं तो ठीक है, आगे इंटरिम का रिप्लाई आप फाइल करें, अपना एफिडेविट दें और उसके बाद इंटरिम पे आर्ग्यूमेंट होंगे, वो आर्ग्यूमेंट भी आप रिटर्न में दें। बट अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो उसी ऑर्डर को हाई कोर्ट में या फिर सेशन कोर्ट में चैलेंज कर दें, जैसे भी आपका केस जिस कोर्ट में चल रहा है उसके अनुसार। अब जब आप ऐसा चैलेंज करेंगे तो इसके साथ में आप स्टे की भी एप्लीकेशन लगाएं और कोशिश करें प्रोसीजर को स्टे करने की। कुछ मामलों में हो भी जाती है, कुछ में नहीं भी होती है, ट्राई करना है। अब इतना काम हो जाएगा, इसके बाद आपको अपना इंटरिम डिसाइड करवाना है। तो आप पूरी प्रक्रिया देखिए कितनी लंबी है। मेरे क्लाइंट हैं जो कि गोरखपुर से हैं और लगभग पिछले 3 साल से मेरे टच में हैं, मुझसे बात करते हैं, आज तक उनका इंटरिम डिसाइड नहीं हुआ, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन पेंडिंग है। अब इसमें देखो इनडायरेक्ट फायदा आपका ही है, क्योंकि जितनी जल्दी इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड हो जाएगा उतनी जल्दी प्रेशर आपके ऊपर बन जाएगा, और जितना लेट इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड होगा उतना सामने वाली पार्टी को लगता है कि निपटा लो, मिल ही क्या रहा, क्योंकि सारा खेल तो मिलने का ही है, इसीलिए केसेज किए गए हैं। जब उससे कुछ मिलेगा ही नहीं, और इसी मामले में नहीं, आम लाइफ में भी हम लोग जो भी काम करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उसमें हमारी कोई ना कोई आशा होती है कि हमें ये चीज़ मिलेगी। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, और उस काम को करने के बाद, मेहनत करने के बाद अगर हमको वो परिणाम नहीं मिलते तो हम उस काम को छोड़ देते हैं। देयर आर मैनी पीपल्स, आपने देखा होगा, कोई काम शुरू करते हैं, वहां पर अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, बंद कर देते हैं। तो वही इन्होंने भी काम शुरू किया है, उस काम से उनको कुछ नहीं मिलेगा तो चला के करेंगे क्या, बंद ही करेंगे। बस आपकी स्ट्रेटेजी है, आप अगर सही रणनीति पे चलेंगे आप बहुत जल्दी इसमें जीत पा लेंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।